जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो CGSI की लेक्चर सीरीज चल रही थी हमारी संविधान की, उसका अगला पार्ट लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल से देखेंगे। और जो भी ये मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज आ रही है, जो आप लोग देख रहे हो, बहुत लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि और इसके बारे में लेक्चर लेके आइए, बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सभी से एक ये अनुरोध है कि हम लोग जो डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये प्री एज वेल एज मेंस दोनों के हिसाब से मेरा चल रहा है, क्योंकि आपको मेंस में फिर से सामान्य ज्ञान 200 नंबर का पढ़ना ही पड़ेगा SI की भर्ती परीक्षा में। और ये इसके अगले साल चुनाव है, लास्ट साल आने वाला है, तो इसके बाद CF की भर्ती, DF की भर्ती और व्यापम के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली। तो सभी वैकेंसीज के लिए जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है वहाँ पर कंप्लीट होते चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। लंबे वीडियो रहते हैं क्योंकि लेक्चर सीरीज है, पढ़ाई की बात होगी तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ और देखते हैं आज का जो टॉपिक है। और ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में देखते हैं। आज के इस वीडियो में लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है, यह संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में दिया गया है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो भाग 5 जिसमें संघ सरकार के बारे में दिया गया है, केंद्र सरकार के बारे में, उसी भाग में एक अध्याय के रूप में भाग 5 में ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी दिया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। जो पहला लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक के लिए प्रावधान यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए भारतीय संविधान में किए गए हैं। अब आगे चलते हैं, इसको पूरा चीज को समझेंगे दोस्तों, बहुत डिटेल में समझेंगे, अच्छे समझेंगे। तो प्रकार देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय जो न्याय प्रणाली है वो किस प्रकार है। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और जो एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यहाँ पे द्वैध शासन नहीं चलता है। सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय। इस प्रकार से ये एकीकृत न्याय प्रणाली है हमारे भारत की। तो जो एकीकृत न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है, ये भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो है 1935 से ही लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में, पहले भी एकीकृत न्याय प्रणाली यहाँ पे चल रही थी, तो उसी से ये लिया गया। दोनों चीजों को याद रखेंगे। अब आगे बात करता हूँ दोस्तों, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन, गठन नहीं उद्घाटन की बात कर रहा हूं मैं, 28 जनवरी 1950 को हुआ। हालांकि 1935 के अधिनियम सुप्रीम कोर्ट का गठन पहले हो चुका था। ठीक है, तो अगर मैं उद्घाटन की बात करता हूं तो 28 जनवरी 1950 का हुआ। और इस दिन ये ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण करता है। कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब ये ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल क्या होता है, जब भारत अंग्रेजों को गुलाम था 1947 के पहले, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता था वो भी सर्वोच्च अपील के लिए नहीं होता था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो ब्रिटेन में जाकर के आप अपील कर सकते थे। कहाँ पे? प्रीवी काउंसिल में। तो चूंकि अब भारत को आजादी मिली तो प्रीवी काउंसिल को अब खत्म किया गया और जो सर्वोच्च अपील का जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको न्याय देने के लिए कोई नहीं है। हालांकि जब आपको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे दे तो आप राष्ट्रपति से दया याचिका मांग सकते हैं, वहां पे अपील नहीं कर सकते। तो अपील के लिए सर्वोच्च कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इसके ऊपर आप अपील नहीं करेंगे कहीं भी न्याय के लिए। और पहले ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील किया जाता था, उसको समाप्त करके 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और संविधान में 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ और ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का इसने स्थान ग्रहण कर लिया, जो भारत में न्याय के लिए सर्वोच्च संस्थान है। आगे हम बात करते हैं कि इसका गठन है अनुच्छेद 124। ये जो स्टार्टिंग होता है ना, तो इसके गठन के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई, शक्तियां वगैरह इसमें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 124 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रमुख प्रावधान यहाँ पर 1, 2, 4 में किए गए हैं। तो प्रारंभ में ये 8 न्यायाधीशों के साथ स्टार्ट हुआ था। कौन? सुप्रीम कोर्ट 1950 के आसपास। धीरे धीरे करके इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते गए हैं, क्योंकि केस बढ़ते गए हैं, लोड बढ़ते गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में। तो वर्तमान में अभी जो 34 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश मतलब मैक्सिमम 34 हो सकते हैं। तो 33 उसमें अन्य न्यायाधीश रहेंगे और एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं 32+1 33 न्यायाधीश अभी कार्यरत हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये चेंज होते रहते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। अभी 2019 में ही इसके ऊपर संशोधन किया गया है, पहले 30 न्यायाधीश होते थे इसमें।
34 में 33 अन्य रहेंगे और एक CJI रहेगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो एक ये दिख रहा है, और 33 अन्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी उठा के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में जाकर के बैठा देगा। उसके लिए भी क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है कि किसको बैठाना है वहां पर। ठीक है, तो अगर हम परामर्श की बात करते हैं तो पहले अगर मैं बात करता हूं मुख्य न्यायाधीश की, ये जो वन होता है ना CJI, तो CJI को जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो किससे किससे परामर्श लेगा? राष्ट्रपति CJI की नियुक्ति करता है तो वहां के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे भी परामर्श लेता है, और राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है उनके मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लेता है। लेकिन हालांकि जनरली क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम चलता है। इसमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो उम्र में सबसे बुढ़े हो जाते हैं, समय कहूँ साधारण भाषा में, तो उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीश, ये जो है ये अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब करनी होती है राष्ट्रपति को, 33 वाले में से किसी को यहाँ बैठाना होता है, तो वो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी मुख्य है वो तो परामर्श देगा ही, प्लस जो मुख्य न्यायाधीश है वो 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेकर राष्ट्रपति को बताएगा, तब वो राष्ट्रपति क्या करेगा, यहाँ पे एक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हो जाता था नियुक्ति, लेकिन बाद में इसके ऊपर विवाद हो गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेनी होगी, प्लस 4 अन्य न्यायाधीशों की भी परामर्श, वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनकी परामर्श लेगा। कौन? मुख्य न्यायाधीश लेगा, और वो राष्ट्रपति को बताएगा। और ये 4 में से भी 2 का जो मत है, इन दोनों का मत है वो इसके साथ में होना चाहिए, और प्लस ये, तो मतलब 4 ये और ये कि 5 में से 3 वोट जब मिलेंगे तब वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा, तभी माना जाएगा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लेगा। ठीक है, मतलब मुख्य न्यायाधीश लेगा और राष्ट्रपति को बताएगा। ठीक है, अब एक बात आई थी कि इनकी जो नियुक्ति होती थी उसके लिए 2014 में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। बाद में उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझिए इसको। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है, 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी बनाया गया था, जिसमें न्यायपालिका ने ऐसा माना कि जो उसकी जो शक्ति है, जो स्वतंत्रता है, वो छिन्न हो रही है, तो इसको असंवैधानिक करार कर दिया गया। ये अब खत्म हो चुका है। ठीक है, जो नॉर्मल जो पुराना कोलेजियम सिस्टम हुआ है उसी के द्वारा अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। आगे बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये कहने का मतलब होता है उसकी योग्यता। तो योग्यता में आप लोग देखेंगे वो हाई कोर्ट में, मतलब जो राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसी भी न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। दूसरा एक क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, वो हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहीं कर भी मिला करके लगातार 10 वर्षों तक वकील रहा हो, मतलब उसको 10 साल का न्याय से संबंधित या वकालत का अनुभव रहेगा, तो उसको राष्ट्रपति यह मानेगा कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य है। तीसरा यह है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो न्यायवादी होना चाहिए, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, अच्छा न्यायवादी होना चाहिए राष्ट्रपति की नज़र में। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कोई न्यायवादी है तो भी उसको राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीश हैं, इनके परामर्श के बिना राष्ट्रपति किसी को भी वहाँ पे नियुक्त नहीं कर सकता है। तो भले ही वो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा न्यायवादी होगा, लेकिन फिर भी वो परामर्श से ही बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ये 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग क्या समझ में आया कि न्यूनतम आयु की यहाँ पे बात नहीं की गई है। आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल कभी भी आपको इसके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं। बस आपके पास 10 साल का वकील का अनुभव हो या 5 साल में हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हों, आपकी आयु कितनी है इससे मैटर आप नहीं करता है। ठीक है, तो आप बन सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ शपथ के लिए। तो जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, उनकी शपथ में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि मैं पिछले टॉपिक में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया था कि संविधान की संरक्षण परिरक्षण की शपथ लेते हैं, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, अपने ज्ञान और विवेक से
भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना मैं निर्णय लूंगा और इस प्रकार से लोगों का जो है न्याय करूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि अपने ज्ञान और विवेक से भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के हिसाब से कौन शपथ लेता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस प्रकार की शपथ लेते हैं। अगर उनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर दी गई है, वो न्यायाधीश बन चुके हैं उच्चतम न्यायालय में, तो उनका जो कार्यकाल है अधिकतम 65 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहेंगे। मिनिमम आयु डिसाइड नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे। अधिकतम 65 वर्ष तक वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह सकते हैं और उससे पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति परामर्श किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से, 4 अन्य न्यायाधीशों से नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेगा और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से भी परामर्श लेगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है इधर वाला आपके लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं, अगर 65 वर्ष से पहले उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के ऊपर, तो क्या बीच में ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसके लिए भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया और प्रोसेस है और आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रकार से नहीं हटाया गया है। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति के ऊपर कभी भी अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक नहीं हुई है, उसी प्रकार से यहाँ भी किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इस प्रकार से नहीं हटाया गया है। तो हम लोग पद मुक्ति की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पद की मुक्ति। पद मुक्ति यहाँ पे देखते हैं, तो उसके लिए संविधान में 2 ही कारण दिए गए हैं। पहला दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दुर्व्यवहार करते हैं अगर व्यवहार ठीक नहीं है, और सिद्ध कदाचार मतलब वो न्याय करने में या फिर जो भी है वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं होता है। तो सिद्ध कदाचार, ये 2 वर्ड याद रखना, सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार। ठीक है, ये दोनों के आधारों पर ही सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। हटाने के लिए प्रोसेस क्या है कि जो सत्र चल रहा है, 3 सत्र चलते हैं साल भर में, ठीक है, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, तो उसी सत्र में, एक ही सत्र में विशेष बहुमत के द्वारा ही दोनों सदनों से पारित करके उनका प्रस्ताव को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इस प्रक्रिया के। तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी, तो आप जिस सदन में प्रस्ताव लेकर के आएंगे न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो अगर लोकसभा में ला रहे तो लोकसभा में कम से कम जो लोकसभा के 100 सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। और राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्य, मिनिमम 50 सदस्य राज्यसभा के, मिनिमम 100 सदस्य लोकसभा के हस्ताक्षर करने के बाद उस प्रस्ताव को हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा में लाए तो स्पीकर को देंगे और राज्यसभा में लाए तो सभापति को देंगे। ठीक है, देने के बाद वो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव ये सभापति या स्पीकर उस प्रस्ताव को देखेंगे, हटाने वाले प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। चाहे तो वो उसको अलाउ कर सकते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो वो उसको निरस्त भी कर सकते हैं। तो प्रस्ताव यहाँ पर आके निरस्त भी हो सकता है। ठीक है, प्रस्ताव आपने ला के दिया, 100 मेंबर का लोकसभा साइन करवा के, राज्यसभा से 50 मेंबर साइन करवा के सभापति को दिया, सभापति या स्पीकर को दिया। अगर वो सहमत है इस प्रस्ताव से तो उसको एग्री भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में वेंकैया नायडू जी को पहले दिया गया था हटाने के लिए, तो उन्होंने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। अगर वो सम्मति देते हैं, अपनी सहमति देते हैं प्रस्ताव के लिए, तो वो क्या करेंगे, 3 सदस्यीय समिति इसके ऊपर गठन करेंगे, 3 सदस्यीय समिति गठन करेंगे। अब इस समिति में कौन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, अगर मुख्य न्यायाधीश के लाया गया है तो अन्य न्यायाधीश होगा, और एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे, और एक महान न्यायवादी होंगे। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं न्यायवादी। तो इसके ऊपर अगर नॉर्मल लोगों के लिए लाया गया, नॉर्मल न्यायाधीश के लिए, तो वहाँ मुख्य न्यायाधीश उस समिति के सदस्य होना कंपलसरी है। अगर मुख्य न्यायाधीश के लिए लाया गया है तो अन्य जो न्यायाधीश है वो इस समिति में सदस्य होंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और एक अन्य न्यायाधीश होंगे। 3 सदस्यों की यहाँ पे समिति बनेगी और ये समिति लगाए हुए आरोपों का जांच करेगी। अगर जांच में पाई जाती है वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस प्रस्ताव को पारित करवाया जाए, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित करवाया जाएगा। विशेष बहुमत क्या होता है, जो कुल संख्या है उसका बहुमत चाहिए होता है और जो उपस्थित है मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाएंगे और प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति आदेश देंगे उसको पद से मुक्त होने के लिए, तो उस समय वो पद से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति। एक चीज और बता दूं, विघटन के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस करके मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर न्यायाधीश को पद मुक्त करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में आता है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा वहां से खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ये याद रखेंगे जो प्रस्ताव लाया गया प्रस्ताव निरस्त नहीं होता है, प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा। लेकिन हालांकि मैं पहले बताया था
कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है लोकसभा में डायरेक्टली और लोकसभा उसको पारित करके विघटित हो जाती है, उस समय विघटित हो जाती है तो प्रस्ताव भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो न्यायाधीशों का पद से हटाने वाला प्रस्ताव है, अगर ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो इस प्रकार से क्या ये जो प्रस्ताव है वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इस प्रकार से अभी तक ऐसा किसी को पद मुक्त नहीं किया गया है। एक कंडीशन आया था वी रामास्वामी के केस में, वी रामास्वामी के ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया लगाई गई थी, इसको महाभियोग बोल सकते हैं अगर कहा जाए तो, लेकिन संविधान में महाभियोग नहीं बोलते हैं। 1991 से 93 के बीच में तो इनको दोषी भी पाया गया था, और जब लोकसभा में इनका प्रस्ताव लाया गया तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो मतदान से अलग हो गई थी, मतदान नहीं किया था, तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और इनके ऊपर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो अगर हम कहें कि इनके ऊपर लगाया गया कंप्लीटली, तो अभी तक किसी के ऊपर लगाया नहीं गया, इनके ऊपर एक बार लाया गया था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वेतन कितना मिलता है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक है, जो मुख्य न्यायाधीश है उनको वेतन बढ़ा दिया गया, 2,80,000 कर दिया गया है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो 2,50,000 यहाँ पे वेतन पाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है शक्तियां और क्षेत्राधिकार देखते हैं इस पार्ट में। इसका जो अगला पार्ट मैं लेकर के आऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इनके स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, ठीक है, और जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी कार्य के लिए वापस बुलाया जा सकता है, और कुछ कुछ चीजें मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार देखते हैं। तो पहला जो इनका क्षेत्राधिकार है वो है मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। यहाँ से प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो संघीय जो संस्थाएं हैं, संघीय संस्थाएं मतलब केंद्र हो गए, राज्य हो गए, इनके जो केस रहते हैं, इनके बीच में अगर विवाद होता है तो वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के, और इनके बारे में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है, हाई कोर्ट नहीं ले सकते हैं। मतलब एक तरफ किसी विवाद में केंद्र एक तरफ हो गए, अन्य तरफ 2-3 राज्य हो गए, ठीक है, या केंद्र के साथ कुछ राज्य आ गए या कुछ राज्य दूसरी तरफ हो गए, इनके बीच में कोई विवाद होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो उसका वो मूल क्षेत्राधिकार कहता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और इस प्रकार के विवाद किसी अन्य हाई कोर्ट में नहीं सुलझाए जाएंगे। मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। दूसरा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार आपको पता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो भारतीय जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है। तो न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है, और उन रिट में गवर्नमेंट को या अन्य को आदेश दे सकता है। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, न्यायाधीश हो गया, परमादेश हो गया, ये जो न्याय क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के रिट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो मौलिक अधिकार के ऊपर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन अगर राज्य के हाई कोर्ट की बात करूंगा तो वो अन्य चीजों पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो न्यायाधीश जो क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट का ज्यादा अधिक होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इसको आप लोग याद रखेंगे। न्यायाधीश के अंतर्गत, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंदर क्या आता है, रिट जारी करना, ठीक है। दूसरा तीसरा जो शक्ति है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ा अपीलीय संस्थान है न्याय के लिए। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में 3-4 टाइप के यहाँ पे फैसले आते हैं। एक संवैधानिक आता है। संवैधानिक मतलब संविधान की व्याख्या करना हो गया, संविधान को बताना होगा। जो कोई संवैधानिक विवाद आता है तो कम से कम 5 जजों की बेंच होना आवश्यक है। 5 जज ही इसमें बैठेंगे कम से कम। तो ये क्या होते हैं, संवैधानिक क्षेत्राधिकार। जो संवैधानिक अगर ऐसा कुछ आता है, जो बोलते हैं वाद विवाद आते हैं, तो 5 जजों की बेंच के द्वारा उसके द्वारा निर्णय किया जाता है। दीवानी मामले मतलब पैसों से संबंधित कोई मामले होंगे। आपराधिक मामले मतलब मर्डर हो गया, रेप हो गया, वो सब चीजें हो गया। और विशेष अनुमति, अगर विशेष अनुमति के द्वारा कुछ यहाँ पे आता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, विशेष अनुमति, ये 5 प्रकार के जो सब्जेक्ट आते हैं वो उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, सलाहकार क्षेत्राधिकार। आपको पता है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी भी विषय पर, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। और राष्ट्रपति के सलाह मानना बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, वो चाहे तो इसको माने अन्यथा ना भी माने। तो सलाहकार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। दूसरा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय के लिए आर्टिकल है 123। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, फैसले आते हैं, उन पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपना फैसला सुनाते हैं, और उस फैसले को एक साक्ष्य के रूप में, अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। और उनको फॉलो करके जो नीचे के जो हाई कोर्ट हैं, जिला जज हैं, वो उस पर उसको फॉलो करके अपना फैसला दे सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है और बाद में कहीं पर हाई कोर्ट में उसी प्रकार का एक और इस तरह का विवाद आता है,
तो जो हाई कोर्ट होते हैं वो इसको आदर्श मान करके कि पहले भी न्यायालय में इस प्रकार का आया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उसको मान करके वो अपना फैसला देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, अभिलेख न्यायालय, इनके जो फैसले होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 129। और लास्ट एक शक्ति है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, आर्टिकल 137। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र ने कोई फैसला सुनाया है, कोई अध्यादेश जारी किया है, वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर कोई चीज़ संवैधानिक नहीं लगती है, संविधान के दायरे से बाहर लगती है, तो उसको असंवैधानिक करार दे सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा न्यायिक समीक्षा, वो अपने फैसलों पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और बाद में किसी ने पुनर्विचार याचिका लगाई और बड़ी बेंच बैठी, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर भी पुनर्विचार कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो ये जो शक्ति होती है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर के आऊँगा, उसमें हम लोग और भी सारी चीज़ें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी शक्तियाँ तो लेता है, क्या वो सब शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, तो जो शक्तियाँ और जो उनकी स्वतंत्रता होगी मैं और आगे वाले पार्ट में बताऊँगा। तो चलिए एक बार आपको रिवीजन करवाता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार की व्यवस्था है हमारी, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, 1935 के अधिनियम से लिया गया था। 28 जनवरी 1950 को ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। गठन क्या है, 34 न्यायाधीश मैक्सिमम हो सकते हैं, 33+1, और स्टार्टिंग में 8 न्यायाधीश थे। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। परामर्श किससे लेंगे, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति वो करेंगे। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और NJAC 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, इसको निरस्त कर दिया है। योग्यता क्या होगी, 5 साल तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए और राष्ट्रपति की नज़र में कोई अच्छा न्यायवादी होना चाहिए। न्यूनतम आयु यहाँ पे नहीं बताई गई है, कितने साल में उसको मिनिमम होना चाहिए। शपथ किस प्रकार से लेंगे, ज्ञान विवेक से, भय पक्षपात और राग द्वेष के बिना वो कार्य करेंगे। कार्यकाल 65 वर्ष का होगा, त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करूं, पद का जो मुक्ति होगी वो दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार के आधार पर होगी। एक ही सत्र में विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा। लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य के हस्ताक्षर के बाद स्पीकर को या सभापति को प्रस्ताव देंगे। 3 सदस्यीय समिति गठन होगा जो उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगा। दोषी पाए जाने पर प्रस्ताव पारित होगा अगर विशेष बहुमत से 2/3 और कुल सदस्यों के बहुमत से, विशेष बहुमत से ही पारित होगा प्रस्ताव। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति आदेश दे देंगे वो और वो पद छोड़ देंगे। वी रामास्वामी का नाम याद रखेंगे, 1991 से 93 के बीच में आया था, लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, कांग्रेस सरकार थी वो वोटिंग से हट गई थी। ठीक है, वेतन 2,80,000 किसको मिलता है, ये मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। ठीक है, और जो भी अन्य रहते हैं उन लोग को 250 मिलता है। ठीक है, शक्तियां इनकी मूल क्षेत्राधिकार है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इतनी सारी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। तो होप सो आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।